हमारे तेलंगाना के साथी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह जी का तेलंगाना के 100 से स्वागत करेंगे। एक जोरदार ताली के साथ गुलाब सिंह जी का स्वागत। इसके साथ ही अब हमारे हमारे प्रधान महासचिव डॉक्टर भगवान भाई डाटिया जी का स्वागत हमारे तेलंगाना के साथी करेंगे। एक जोरदार ताली के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी का स्वागत। और अब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासचिव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत भाई तिवारी जी का स्वागत। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे महासचिव ठाकुर अमित पाल जी सिंह का स्वागत है। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यादगिरी जी का धर्मपत्नी भी आज इस मंच पर आई है और महिला की कमाल उन्होंने बोला कि तेलंगाना में हम महिलाओं को जोड़ करके और ये पेशे से शिक्षिका है, स्कूल चलाती हैं और बच्चों को संस्कार महिलाओं के हित में भी कई इन्होंने बहुत अच्छे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और आज इस मंच पे आकर के हमारे भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी परिवार का जो हौसला बढ़ाने का काम किया है, हम इन दोनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। साथ ही संदीप जो हमारा बहुत पुराना साथी, हमसे उम्र में तो कम जरूर है लेकिन संगठन के प्रति बड़ा समर्पण और बड़े अच्छे संघर्ष और बड़े अच्छे लोगों को चिन्हित करके ये संगठन में लोगों को जोड़ने का काम करता है। तो आज से भारतीय राष्ट्रवादी परिवार का तेलंगाना में युवा विंग का संयोजक के रूप में काम करेंगे और एक मजबूत टीम तेलंगाना में आप लोगों के नेतृत्व में बनेगा, ये मुझे उम्मीद और विश्वास है। साथ ही अब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय महंत भाई तिवारी जी से आग्रह करेंगे कि वो मंच पे आए और अपने विचारधारा से हम लोगों को अवगत कराएं। महंत भाई तिवारी जी। धन्यवाद भाई जी। साथियों, जैसा कि आपने देखा, सुभाष भाई बिहारी ने इस गरिमामयी उपस्थिति में आप लोगों को संबोधित करते हुए एक खास बात उन्होंने कही कि पद और प्रतिष्ठा के साथ ये पार्टी आपको सम्मानपूर्वक आपके हर उस काम को करेगी जो हमारे भारतीय संविधान ने हमको दे रखा है। आज हमारे राजधानी में जिस तरह से लोग यहाँ पर इस पार्टी को चंद महीनों के अंदर इसको अपने हाथों हाथ ले रहे हैं, इसकी विचारधारा को सुन रहे हैं, उससे हमें बहुत खुशी है कि ये पार्टी भाई भतीजावाद से, फैलीवाद से, शोषण और जहर से, जो सांप्रदायिक जहर है, उन सब से दूर हट करके और ये पार्टी विशुद्ध रूप से मानवता के लिए, समूचे समाज के लिए, हर वर्ग के लिए और खासकर वंचित वर्ग के लिए ये काम करेगी। उनके हर उन बुनियादी असूलों को, हर उन
बहुत ध्यान देगी जिनकी उनको जरूरत है। आज हमारे साथ में चित्रकूट धाम से जो साथी पधारे हैं और फरीदाबाद में रोटी रोजगार करते हैं, वो भी आपके बीच में काफी सालों से वो सामाजिक काम कर रहे हैं, वो भी आए हैं। उसका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दलित, गरीब या मजदूर, जो भी नाम आप ले लीजिए, उनके बीच में उनकी जरूरतें हैं, उनको सबसे पहले हमें प्राथमिकता के तौर पे अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अगर वो शिक्षा से वंचित है, स्वास्थ्य से वंचित है, मानव अधिकारों से वंचित है, उनको पर्यावरण नहीं मिल रहा है, उनको रहने का आवास नहीं मिल रहा है, उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, तो उन सब चीजों को दिलाने का काम हमारी पार्टी करेगी। खास तौर पे देखा जाए तो जहां जहां अत्याचार और जुल्म होगा, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी वहां आपके बीच में खड़ी पाएगी। वो हर चीज के लिए, कोई भी उपेक्षित समाज होगा, चाहे वो सवर्ण हो चाहे अवर्ण हो, हम जातवाद की बात नहीं करेंगे, हम क्षेत्रवाद की बात नहीं करेंगे, हम हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिक विचार को बिल्कुल नहीं करेंगे, कदापि नहीं करेंगे। बल्कि जो ये कहेगा उस कार्यकर्ता को भी हम कहेंगे, उनको संस्कारित करेंगे कि आपका ये कहना या सोचना या इस तरह का बात व्यवहार करना वो ठीक नहीं है। जो लोग हम लोगों को जानते हैं वो जानते हैं पिछले 40-45 सालों से हम राजधानी में तमाम उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं जो आज जरूरत है, चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे स्त्री के अधिकार का मुद्दा हो, चाहे मानव अधिकार का मुद्दा हो, चाहे न्यूनतम वेतनमान का हो, चाहे बंधुआ मजदूरी का हो, चाहे खनन का सवाल हो, हर वो मुद्दा जो मुद्दा उनके नागरिक अधिकार को प्रभावित करता है, वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम उन मुद्दों को जरूर उठाएंगे। और रहने का सबको अधिकार है दिल्ली में, इसमें कोई ये कहे कि जी नहीं ये नहीं रह सकते, वो नहीं रह सकते, ऐसे पहले राजनीतिक पार्टियों ने कहा, हम उसको नहीं मानते। हर व्यक्ति को जो दिल्ली में रह रहा है या हरियाणा या राजस्थान या दिल्ली के अलावा और किसी भी एनसीआर में रह रहा है, उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए हम लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। और उनको कोई घबराने की बात नहीं है, ना हम पैसे वालों से डरेंगे, ना हम जुल्म करने वालों से डरेंगे। हमारा जो अधिकार है हम उस अधिकार को लेंगे। अभी एक बहन कह रही थी यहाँ बीच में कुछ देर पहले कि हमारा राशन कार्ड नहीं बना, हमें सुनाई दिया। साथियों, ये सब सवाल अपने जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होंगे उनके सामने आप रखेंगे, वो उठाएंगे, उन मुद्दों के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और लेके रहेंगे। क्यों नहीं मिलेगा? देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आज अगर आप अखबार में देखे होंगे तो दिल्ली में अब 20,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी हो गई, लेकिन मिलता तो नहीं ना। जब चुनाव आता है तो सरकार के लोग ऐसी घोषणाएं कर देते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। कहीं 5,000 पे काम, कहीं 10,000 पे काम, कहीं 15,000 पे काम, कहीं 12,000 पे काम और 12-12 घंटे काम। तो ऐसी घोषणाओं का क्या फायदा? घोषणा वो किया जाए जो हमारे लिए मुनासिब है, उसको मिलना चाहिए। अगर सरकार ने 20,000 का न्यूनतम मजदूरी किया तो हमको दिलाया जाए, उनको उनके खाते में दिया जाए। आप मेट्रो में चले जाइए या कहीं भी चले जाइए, जहां पर भी संविदा के लोग काम कर रहे हैं उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही आज की तारीख में। तो अगर हमारे पार्टी ये सब चीजों को, सवाल को हमारे सामने आएगा, हम उसको उठाएंगे, उसको लेकर लड़ेंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। इसी तरह से और तमाम मुद्दे हैं, जैसे स्त्री के समान अधिकार की वो है, कई फैक्ट्रियों में वो काम करती है लेकिन उनको बराबरी के तौर पर पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम उसको लड़ेंगे। कई जगह जो सफाई कर्मचारी है वो 20,000 अगर उनको मिलता है या 40,000 मिलता है तो नहीं मिलता है, उनको दिया जाता है 8,000 10,000 रुपए पे, उनको ठेके पे काम करा लिया जाता है। तो उसका क्या फायदा? अगर आप कोई ठेके पर भी काम करते हैं, जैसे मैंने डीडीए में देखा कि डीडीए में लोग सफाई करने वाले, जो घास फूस लगाने वाले, सफाई करने वाले, सरकार के तरफ से तो उनको मिलता है 25,000 रुपया महीना, लेकिन वो अपने आदमी को जो देते हैं ठेके पर, उनको देते हैं 10,000 12,000 रुपया महीना।
तो ये क्या बात है? ये तो बात गैर इंसाफी है, कानून के खिलाफ। इस तरह से दिल्ली में देखा जाए तो लाखों बंधुआ मजदूर हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर न्यूनतम मजदूरी से जो तय है उससे अगर कोई मालिक कम पैसा देता है, इसका मतलब वो बंधुआ मजदूरी कराता है, और बंधुआ मजदूरी जो कराता है उसके लिए प्रावधान है, उसको देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। मैं समझता हूँ कि जो यमुना का सवाल है, खेत में काम करने वाले लोग हैं उनका सवाल है, जो पर्यावरण का सवाल है, जो महंगाई का सवाल है, जो तमाम वो सवाल है जिनसे हम रोज जिंदगी में जूझते हैं, या जो गैस सिलेंडर का सवाल है। अभी मोदी साहब ने तो ये कह दिया था कि हम घर घर जो है सिलेंडर देंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। आपको पता है मोदी साहब घड़ियाली वासु बहुत बढ़ाते हैं। हमारे गांव में लाखों हजारों करोड़ों वर्षों से जो खाना बनता था, वो जो खेती का जो वेस्टेज होता है उसी से खाना बनता था, चाहे उपला हो, कंडी हो, कहीं राठा है, कहीं कुछ वेस्टेज, जो भी खेती का वेस्टेज होता था उससे लोग बनाते थे खाना और स्वादिष्ट खाना खाते थे। उनके माँ का आँख नहीं फूटा, इनके माँ का आँख फूट गया, दर्द हो गया, कुछ नहीं, दोस्त को नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, आप देख लीजिए, उसका उदाहरण देख लीजिए। किसानों के सम्मान के लिए 6,000 रुपया ये दिए, लेकिन तुम्हारा गैस तुम्हारे घर पे पहुंचा करके जो खुला खाता, आपके घर से हर महीने अगर 2 सिलेंडर लगता है, अगर 5-7 लोगों का घर है तो 2,000 रुपये गैस सिलेंडर हो गया, तो 12 दूना 24,000 रुपया ले लिया और 6,000 रुपया दे दिया। तो क्या फायदा हुआ? आपका 18,000 का तो घाटा हुआ ना। गांव में आज जो है वो मनी ऑर्डर नहीं जा रहा है, बल्कि गांव से मनी ऑर्डर शहर में आ रहा है। उसका उदाहरण आप देख लीजिए, हमारे मोची का काम गांव में खत्म, रेडीमेड जूते बनेंगे। हमारा जो पूजा वाला बनाने वाला था, नाई वाला था, जितने भी काम थे वो सब खत्म हो रहे धीरे धीरे। लेकिन जो चीज मिलती है हमको अगर चिवड़ा खाना है तो पहले तो गांव में पड़ोस में मिल जाता था ना, अब चिवड़ा नहीं मिलता। चिवड़ा कोई और कंपनी वाला बना रहा है, उसको मार्केटिंग गांव में कर रहा है, तो गांव वाला कहाँ जाएगा? चिवड़ा गुड़ है, राज है, डेली है, ये सब पहले सुलभ हो जाता था। अभी 40 रुपया तो चीनी मिल जाएगी शहर में, लेकिन अगर आप गुड़ लेना चाहो तो 60 रुपया देना पड़ेगा। अब वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि गुड़ हमारा बनता नहीं, बनाने का काम है, मेहनत है, कोई नहीं बनाने देता है ना। तो बहुत सोच समझ करके जो राष्ट्रवाद का नाम लेंगे, धर्मवाद का नाम लेंगे, क्षेत्रीयवाद का नाम लेंगे, और नाम तो लेंगे वो, लेकिन हमारे घर से पैसा जो है वो रोज का रोज शहर में आ रहा है, गांव कंगाल होता जा रहा है। आप बताइए गांव में क्या मिलेगा? जो हंसिया, कुदाल, फावड़ा, गैती, ये सब जो चीजें हमारा लोहार बनाता था, आज वो कहाँ है? आज सब कुछ मशीन के द्वारा बड़ी फैक्ट्रियों में बना करके और गांव में परोसा जा रहा है। ऐसा है कि नहीं है? आप अगर हंसिया भी लेना चाहेंगे काटने के लिए तो वो शहर से बन के जाता है, रस्सी चाहिए तो भी शहर से बन के जाता है। आपका पेटुआ या जो पटसन था वो उद्योग खत्म हो गया। तो भाई बहुत खतरा है। ये जो पूंजीवाद है, इसका जो जड़ है, ये आपको बिल्कुल निचोड़ देगा, इतना निचोड़ देगा कि आप त्राहिमाम करने लगेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी में तो अपील करूंगा कि जिन जिन से हमारा ताल्लुक है, जैसे पहले FDI था, ठीक है, तो FDI 49% था, मोदी साहब राष्ट्रपति के नाम पर आए और अब 100% कर दिया। तो खादी का जो हमारा कपड़ा बनता है, वो खादी का कपड़ा नहीं जल्दी मिलता है, हाथ का काटा हुआ नहीं, बेल का काटा हुआ बनेगा और उसको पहनो आप। इवन की जो तिरंगा झंडा है, अभी सब लोगों ने कहा था, सरकार ने कहा था कि हर घर पे तिरंगा लगाओ, मतलब करोड़ों तिरंगा बिका, लेकिन वो तिरंगा खादी का बनना चाहिए था ना। संविधान में लिखा हुआ है कि खादी का तिरंगा राष्ट्रीय तिरंगा होगा, वो क्यों नहीं है? वो सब कौन लोग बना दिए?
दिए और रातों रात बना के लगा के देखिए कंपनियों ने पैसे बना लिए। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं है, मैं आप बहुत समझदार लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जानकार लोग बैठे हैं, मैं बता देता हूं कि थोड़ी सी बात आप सुनिए। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ये नहीं है जो आज बताया जाता है। ये सब समस्याएं उन दिनों में भी थी जब हमारा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। महात्मा गांधी जी सबसे पहले जब उन्होंने वैसे तो साउथ अफ्रीका में लड़ाई लड़े और वहां जो हमारे यहाँ के कुली मजदूर जाते थे, गिरमिटिया मजदूर जो बोलते थे, उनकी लड़ाई वहां पर लड़े, उनके असमानता के लिए वो तो हुआ। लेकिन जब हिंदुस्तान आए 1915 में, तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे वो तिलक जी से मिले बॉम्बे में और उन्होंने कहा कि गांधी जी आप यहाँ काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पूरे हिंदुस्तान को तो देखे नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो आपने गुजरात में किया और सीधे आप इंग्लैंड गए, वहां आपने पढ़ाई लिखाई किया, वकालत किया, उसके बाद वहां के लोगों की प्रॉब्लम को लेकर के वहां साउथ अफ्रीका में आपने काम किया, संघर्ष किया और बहुत आपने नाम यश कमाया। लेकिन हिंदुस्तान में आप आए हैं और हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई चल रही है, तो इसको कुछ करना चाहते हो तो आप पहले हिंदुस्तान को जाओ, समझ लो, देख लो। गांधी जी पूरा 1 साल ट्रेन में थर्ड दर्जे में उन दिनों होता था, बैठ करके पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने भ्रमण किया और हिंदुस्तान को समझा। उन्हीं दिनों में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में और एक रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो आपके विद्यानगर आश्रम के पास उनका गांव था चंपारण में। वहां से वो कांग्रेस को कई बार बोले थे कि साहब हमारे ऊपर बहुत जुल्म होता है, हमारे ऊपर इतना जुल्म होता है कि हम लोग जबरदस्ती हमसे काम कराया जाता है। तो उन्होंने किंगकठिया एक मजदूर थे, किंगकठिया मजदूर होते थे, मतलब 3 हिस्से जो है आपको देना होता था उनको और 1 हिस्सा मिलता था आपको, और उसमें क्या बनाते थे, नील पैदा करते थे। वो नील बहुत पक्का रंग होता था और वो लंका शहर में जाता था, वहां उसका रंग से कपड़ा रंगा जाता था। ये काम वहां होता था। वो बहुत जुल्म होता था, जो किसान उसको नहीं पैदा करते थे उसके जमीन को ले लेते थे, उनको जबरदस्ती काम कराते थे। 2 मिनट और समझिए, आप लोग समझ लो, हिंदुस्तान में ये आज नहीं हो रहा है कि कोई पार्टीवाद है तो कोई पूंजीवाद है तो कोई पैसावाद है, कोई जातिवाद है तो कोई, ये जहर पुराना जहर है। और इसी जहर को समझने के लिए गांधी ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और देखा उन्होंने कि किस तरह से किसान परेशान है, किस तरह से जुलाहे परेशान है, किस तरह से मजदूर परेशान है, किस तरह से और लोग परेशान है। तो हिंदुस्तान में जब वो आए और सब जगह देखे, उन्हीं दौर में बनारस में राजा लोगों ने एक कांग्रेस की बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में हिंदुस्तान के उस जमाने के बहुत बड़े बड़े जो राजा थे, शेठ थे, साहूकार थे, नवाब थे, वो लोग बहुत सज धज करके उस मीटिंग में आए थे। कोई 10 किलो सोना पहना था, कोई 20 किलो सोना पहना था, कोई 1000 जो है घोड़े लेके आया था, कोई 50 हाथी लेके आया था। इस तरह के लोग वहां आए थे। गांधी जी का बनारस में पहला भाषण जो हुआ था, गांधी ने उन सबको संबोधित करते हुए बोला, जैसे कि आप लोग आज बैठे हैं। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान को आज आप आजादी दिला सकते हो, लेकिन आज आप आजादी इसलिए नहीं दिला पा रहे हो क्योंकि हमारे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो लगभग के राजे रजवाड़े हैं, इनके और आपके अंदर अंतर बहुत है। वो बात उन्होंने खाका खींचा कि अंतर बहुत है। एक आदमी का जीवन स्तर ऐसा है, दूसरा हिंदुस्तानियों का जीवन स्तर ऐसा है। इसलिए गांधी जी ने जब संबोधित किया तो अखबार में जो कुछ लिखा गया उस पर सब लोग भौचक्के रह गए
कि गांधी जी ने इतना खरी खरी खोटी बात उन राजे रजवाड़ों को, राजा लोगों को सुना दिया, जिसमें जमींदारों के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। खैर, उसमें से बहुत नौजवान लोग जो प्रोग्रेसिव विचार के थे, आचार्य कृपलानी उन दिनों में वहाँ पर बनारस में थे, आचार्य विनोबा भावे वहाँ पर बैठे हुए थे। वो एक दार्शनिक चीज के लिए, अध्यात्म के लिए हिमालय जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ वो बैठ के जब सुन रहे थे तो हिमालय जाना छोड़ करके वो समाज के राजनीति में आए और 70,000 वर्ग किलोमीटर उन्होंने नापा और नाप करके उन्होंने भूदान आंदोलन किया कि आप जो है इतना बड़ा जो धन है आपके पास, उसमें से एक टुकड़ा उनको गांव में दे दो जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, जिनको खेती गृहस्थी करने के लिए कोई जमीन नहीं है। उन्होंने लाखों बीघा जमीन बड़े लोगों से मांगा और छोटे लोगों में बांटा। ये काम भूदान आंदोलन का हुआ। खैर, एक लंबी बात है, मैं सुभाष बिहारी भाई को अपना दे रहा हूँ, मौका मिलेगा और बताएंगे, तो आप जाए इनकी भी बात सुने क्या करें। तो आज हमारे जम्मू कश्मीर के भी कुछ साथी इस परिवार में हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। हम आग्रह करेंगे मोहम्मद अब्बास मलिक साहब से कि आप आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधान महासचिव जी के द्वारा इनको नियुक्ति पत्र प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर का दिया जा रहा है। हम इनका स्वागत करते हैं और नियुक्ति पत्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और प्रधान महासचिव जी के द्वारा दिया जाए। साथ ही मोहम्मद अमीन भट्ट हमारे महासचिव जम्मू कश्मीर के नमस्कार सर। हमारा सिरमौर है हिंदुस्तान का, इसलिए हाँ, आप कुछ संबोधन करेंगे, स्वागत है। अब रेस्पेक्टेड नेशनल प्रेसिडेंट जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी जी, बिहारी जी, दूसरे साथियों आदाब। एक शहर से मैं शुरू करता हूँ, कुछ अल्फाज आपके सामने, क्योंकि टाइम नहीं है आप लोगों के पास जम्मू कश्मीर के बारे में सुनने के लिए। न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अपनी दानिश है, चमकता जो नजर आता वो सब सोना नहीं होता। दूसरा शहर है, जिस खेत से देहखान को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशे तुम को जला दो। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की वो रियासत है जिसको जब हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है। हिंदुस्तान का नक्शा जम्मू कश्मीर के बगैर अधूरा है। जब महात्मा गांधी कश्मीर के दौरे पर गए थे, उनके साथ अपने दो साथी थे। वो एक बाग में ठहरे, उस बाग का नाम है चश्मे वेरिना। वहां पर जब वो रुके तो अपने दो साथी उनको आए, उन्होंने बोला कि गांधी जी हमें बताइए हमें क्या करना है। गांधी जी ने उनको कहा कि खामोश रहिए, ये वो जगह है जहां शांति है। और वहां से ही वो वापस मुड़कर आए। जम्मू कश्मीर की शांति को उसने तारीफ की।
मगर उस शांति को भंग किसने किया? मैं खुलेआम इस तेजी से बोलना चाहता हूं। उस शांति को अगर भंग किया वो कांग्रेस ने किया, उस शांति को अगर भंग किया वो बीजेपी ने किया। इस कारण की वजह से हम लोग आज जब हमने सुना कि भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी एक सेकुलर ताकत के तौर पर बढ़ रही है, हमने दूसरी पार्टियों को छोड़कर इसमें शमूलियत इख्तियार की। मैं अपने राष्ट्रवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि इनका हाथ अगर हमारे सिर पर है तो जम्मू कश्मीर की जो अपनी सरकार होगी वो हमारे बगैर किसी भी सूरत में नहीं बनेगी। बाकी मुझे और भी कुछ कहना था क्योंकि टाइम नहीं है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर कोई गलती हुई होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी, भारतीय बहुत राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचार हमारे साथी ने रखा और निश्चित रूप से भारतीय राष्ट्रवादी परिवार का आपको सहयोग और समर्थन हमेशा मिलता रहेगा। आप जम्मू कश्मीर में कैसे मजबूत होंगे, इसके लिए हम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी आपके साथ कदम से कदम मिला करेंगे।